आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें। अब देखो, जो भी एमपीपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, जो भी स्टूडेंट है, उसको कम से कम इतना तो पता होगा कि एमपीपीएससी की जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। यहाँ पे हम केवल प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, साक्षात्कार की बात अभी छोड़ रहे हैं। इस ये जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हो रही है, जो 2 चरणों में हो रही है, इसमें भी जो प्रारंभिक परीक्षा है ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्या है? केवल क्या है कि ये एक टाइप से भीड़ हटाने का तरीका है कि सेलेक्टिव बच्चों को लेके मेंस परीक्षा का आयोजन करना, लेकिन इसको पास करना जरूरी, तभी हम मुख्य परीक्षा में पहुंच पाएंगे। अब देखो, तैयारी करने में जो सबसे पहला हमारा चरण होता है कि सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस हमको मुख्य परीक्षा का सिलेबस अलग दिया हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस अलग दिया है। साइड पे दोनों सिलेबस डिटेल में दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक सीसेट का पेपर होता है और एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। ये जो सीसेट का पेपर है ये केवल और केवल क्वालिफाई है, आपको क्वालिफाई करना है। जो वन सेवा में या रेंजर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मेरिट का काम करेगा, नहीं तो जो सामान्य राज्य सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केवल ये क्वालिफाइंग है। आपको केवल क्वालिफाई लाना है, मेरिट सामान्य अध्ययन का पेपर बनेगा। और सी सेट आप पुराना पेपर देखोगे तो कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस पेपर में 50-60% नंबर बहुत आसानी से पालेगा। आप एक बार पुराना पेपर हल करके देख लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके 60% आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सामान्यतः आ ही जाएंगे। तो सी सेट यहाँ पे समस्या नहीं, मूल समस्या क्या है, हमको सामान्य अध्ययन की तैयारी करनी है। सामान्य अध्ययन में भी जब हम सिलेबस देखेंगे तो एमपीपीएससी ने जो प्रारंभिक परीक्षा का जो जनरल स्टडी का सिलेबस दिया है उसमें 10 यूनिट दी है। अब 10 यूनिट को भी गौर से देखोगे तो उस 10 यूनिटों को भी इस रूप में हम जमा सकते हैं, या ये उसकी एक सरल व्याख्या हो सकती है कि सबसे पहले तो हमको मूल रूप से क्या, मध्य प्रदेश को पढ़ना है। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, खेलकूद, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल, और जो भी मध्य प्रदेश के बारे में हमको सबको डिटेल में पढ़ना है। सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज मध्य प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन पेपर में भी आप 4-5 साल के पेपर देखोगे तो मध्य प्रदेश से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या वो बहुत ज्यादा है। अब फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे कभी कुछ आप पेपर का एनालिसिस करोगे तो दिख जाएगा, कभी 100 में से 20 क्वेश्चन भी पूछे, कभी 25 क्वेश्चन भी पूछे, कभी 15 भी पूछे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज हमको मध्य प्रदेश को देना है। फिर जो हमको एक और टॉपिक दिखाई देगा जिसके अंतर्गत हमको भारत का संविधान, सरकार और अर्थव्यवस्था, मतलब भारत की संवैधानिक व्यवस्था और भारत की आर्थिक व्यवस्था, सिलेबस में जो लिखा है उसी पे हमको ज्यादा फोकस करना है। फिर हमको दिखाई देगा भारत का इतिहास पढ़ना है, हमको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, पूरा भारत, विश्व का इतिहास हमको नहीं देखना है। भूगोल दिखाई देगा, भूगोल में भी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमको पढ़ना ही है। फिर है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी अंतर्गत हमको क्या है, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, मतलब जो सामान्य अध्ययन की लूसेंट आती है उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दी है वही हमको यहाँ पर पढ़ना है। इन्वायरमेंट और प्रौद्योगिकी से संबंधित भी सामान्य जानकारी हमको चाहिए। फिर हमको एक यूनिट दिखाई देगी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत कंप्यूटर और जो सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और जो सोशल मीडिया, इन सब चीजों को हमको पढ़ना पड़ेगा एक यूनिट के अंदर। और एक यूनिट अलग से दी गई है आयोग की। अब ये जो सिलेबस में आयोग दिए हैं, ये आयोग हमको संवैधानिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो उनके अंतर्गत हम इन आयोगों की चर्चा करते हैं। लेकिन चूंकि सिलेबस में अलग से दिया गया है इसलिए हम इन जो डिटेल में आयोग लिखे गए हैं इनको हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और एक यूनिट फिर हमारी क्या है, समसामयिकी और खेलकूद की है कि भारत, विश्व और मध्य प्रदेश की खेलकूद से संबंधित गतिविधि, खेलकूद के आंकड़े की ये शब्दावली किस खेल से संबंधित है, ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, खिलाड़ी, मैदान, सामान्य सी जानकारी, और पिछले 1 वर्ष के दौरान हुई खेलकूद से संबंधित प्रतियोगिताएं और समसामयिकी, विश्व की प्रमुख घटनाएं, भारत की और मध्य प्रदेश की, तीनों ही समसामयिक पिछले 1 साल की घटना को हमको पढ़ना है। तो देखो, ये हमारा क्या है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप जब मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखोगे तो मुख्य परीक्षा में आपको 6 पेपर दिखाई देंगे। इसमें भी सिलेबस बहुत डिटेल में दिया गया है। जैसे आप पहले पेपर की बात करें तो पहला पेपर भी सामान्य अध्ययन का है। सारे पेपर सामान्य अध्ययन के ही हैं, सब्जेक्ट का रोल यहाँ पे खत्म है। तो सामान्य अध्ययन में भी आपको दिखाई देगा कि सामान्य अध्ययन के भी 2 हिस्से हैं, एक इतिहास है, एक भूगोल है। एक
हिस्सा पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत हिस्ट्री है, 5 यूनिट दी गई है, उसमें भारत का इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध, भारत मध्य प्रदेश कला संस्कृति, यही इतिहास 150 नंबर का पेपर होगा। 5 यूनिट दी है सिलेबस में, 1 यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे 150। इसी टाइप से भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और 1-2 यूनिट और जोड़ी गई है, 150 नंबर का वो है। फिर दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन का, इसमें एक हिस्सा संविधान शासन व्यवस्था का है और दूसरा हिस्सा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का है। तो 300 नंबर का पहला पेपर, 300 नंबर का दूसरा पेपर और 300 नंबर का तीसरा पेपर है विज्ञान एवं तकनीक, जिसके अंतर्गत 10 यूनिट है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, ऊर्जा, ये सारी चीजों को आपको दिखाई देगा 300 नंबर में विज्ञान एवं तकनीक का। चौथा पेपर है जिसको हम सामान्यतः एथिक्स का कहते हैं, उसमें दर्शन शास्त्र के संबंधित कुछ थिंकर है, मनोविज्ञान है और कुछ लोक प्रशासन संबंधी चीजें, ये 200 नंबर का चौथा पेपर होगा। 5वां पेपर सामान्य हिंदी है और 6वां पेपर निबंध और प्रारूप लेखन का, ये हिंदी भी 200 नंबर का, निबंध 100 नंबर का। तो इस रूप में क्या है, मुख्य परीक्षा की रूपरेखा। तो आप देखो, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखोगे, मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखोगे, दोनों सिलेबसों में बहुत कुछ कॉमन दिखाई देगा। हालांकि कुछ अलग चीजें भी हैं जो केवल मुख्य परीक्षा में पूछी जा रही हैं और कुछ चीजें ऐसा दिखाई देगी, हो सकता है जो केवल प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा रही है, लेकिन फिर भी ज्यादातर आपको दोनों में कुछ कॉमन चीजें दिखाई दे देंगी। अब देखो, ये तो हमारा सिलेबस हो गया कि हमने तैयारी चालू करने की सोच रहे हैं और सबसे पहले हमने सिलेबस को देखा। अब दूसरा सवाल इसमें यह आता है कि तैयारी कैसे करें। तो देखो, जहां तक तैयारी करने का प्रश्न है, जो एमपीपीएससी की तैयारी का जो सही तरीका है, वो तरीका यह है कि हम तैयारी को एकीकृत करें। एकीकृत होकर, इंटीग्रेटेड। एकीकृत का मतलब क्या है, प्री प्लस मेंस, प्री और मेंस दोनों की एक साथ, इंटीग्रेटेड। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि पहले मैं प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लूं जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करूंगी। ये अप्रोच गलत है। इस अप्रोच से चलोगे तो कभी फाइनल सफलता नहीं मिल पाएगी। हमको तैयारी एकीकृत होकर करनी है कि ऐसी चीजों को उठाओ जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कॉमन है, उनको पूरे संपूर्ण रूप में अध्ययन करना है। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे एक टॉपिक है गरीबी। ये प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, इतिहास से संबंधित कोई टॉपिक हो सकता है, भूगोल से संबंधित हो सकता है, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है जो प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाएगा। अब देखो, जैसे गरीबी के संदर्भ में, जहां प्रारंभिक परीक्षा का जो संबंध है, वहां पे क्या पूछा जाएगा, गरीबी से संबंधित आंकड़ों से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कितने परसेंट गरीबी है, नीति आयोग के अनुसार क्या स्थिति है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है भारत में गरीबी की स्थिति मध्य प्रदेश में, या फिर भारत सरकार द्वारा जो समय समय पर कमेटी बनाई गई है, तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, सबने अलग अलग आंकड़ा दिया है। तो आपको अलग अलग आंकड़े याद होने चाहिए कि कौन कितना गरीबी बता रहा है, यूनाइटेड नेशन क्या बता रहा है गरीबी के संदर्भ में। तो ये सब आंकड़े। दूसरी बात क्या है कि गरीबी को हमको पढ़ना है, तो दूसरी चीज आएगी हमको कि गरीबी की परिभाषा क्या है, गरीब कहते किसको है, निर्धनता क्या है, गरीबी क्या है, गरीबी का मापन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और तीसरा फिर हमको इसमें यह समझना पड़ेगा कि गरीबी निवारण कैसे होगा, गरीबी के संदर्भ में और जो बाकी चीजें हैं हमको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा स्तर। मतलब देखो, पहले स्तर पे हमको गरीबी के आंकड़े याद करने, इसको आप कह सकते हो फैक्ट, तथ्य। फिर आपको इसके बाद क्या है, गरीबी से संबंधित अन्य अवधारणाओं को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। तो फैक्ट याद करना है और अवधारणा कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप फैक्ट याद कर लोगे, अवधारणा को समझ लोगे, तब तीसरा आएगा, इस टॉपिक का तीसरा स्तर होगा जिसको कहेंगे एप्लीकेशन, व्यवहार में उसको समझना। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब क्या है, जैसे गरीबी की फैक्ट याद कर लिया आपने, आंकड़े, गरीबी की अवधारणा को समझ लिया। अब जब आपने गरीबी की अवधारणा को समझ लिया, तो आपको यह भी समझना होगा कि इस गरीबी की अभिव्यक्ति कैसे होती है। गरीबी की अभिव्यक्ति, गरीबी की अभिव्यक्ति से कहने का तात्पर्य क्या है, देखो, गरीबी की अभिव्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में होती है। आर्थिक क्षेत्र में अभिव्यक्ति अलग होगी, सामाजिक क्षेत्र में गरीबी की अभिव्यक्ति अलग होगी, राजनीतिक क्षेत्र में गरीबी की अभिव्यक्ति अलग होगी, और हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में गरीबी की अभिव्यक्ति अलग होगी। जैसे
गरीबी एक आर्थिक अवधारणा मानते हैं। अब आर्थिक अवधारणा मतलब गरीबी की आर्थिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में कोई अर्थशास्त्री बताएगा उनका गरीबी का दुष्चक्र। भाई कोई व्यक्ति गरीब है, गरीब होने के कारण उसकी आय कम है, आय कम होने के कारण उसकी बचत कम है, बचत कम है इसलिए उसका निवेश कम है, और निवेश कम है इसलिए वो गरीब है। इसी को गरीबी का दुष्चक्र कह रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गरीबी की अभिव्यक्ति क्या हो रही है कि गरीब व्यक्ति गरीब ही बना देता है, क्योंकि गरीबी के दुष्चक्र से वो निकल ही नहीं पाता है। सामाजिक अभिव्यक्ति में देखेंगे कि क्या है, गरीब जनसंख्या में ज्यादातर हमको क्या है, एससी, एसटी और महिलाएं दिखाई देंगी। तो क्या कारण है कि भाई इन वर्गों में गरीबी ज्यादा है। फिर राजनीतिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत गरीबी में क्या दिखाई देगा कि गरीब आदमी अपने वोट की वैल्यू को नहीं समझता है। कोई भी व्यक्ति पैसे से उस गरीब आदमी के वोट को खरीद सकता है, मतलब वो एक कमजोर मतदाता की भूमिका निभाएगा गरीब, ये उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति होगी। ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में गरीबी क्या दिखाई देगी कि जो क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा है, गरीब है, वहां पर हिंसात्मक गतिविधियों, आतंकवाद, नक्सलवाद के पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। ये नहीं कह रहे कि अपन की गरीब है इसलिए आतंकवाद है। गरीब क्षेत्रों में इस टाइप की जो गतिविधियां हैं, नक्सलवाद है, आतंकवाद, इनके पनपने की संभावना अधिक रहती है। गरीबी इनके लिए एक उर्वर भूमि का काम करती है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो देखो, ये गरीबी की अभिव्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अलग है, सामाजिक क्षेत्र में अलग है, आर्थिक क्षेत्र में अलग है। तो देखो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो इस दृष्टिकोण से पढ़ोगे, तब आपका सही अर्थों में तैयारी सही दिशा में जाएगी। आप एक टॉपिक पढ़ लिया, आपने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ हो गई। तो हमारा अप्रोच, हमारी जो रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी तरह की होनी चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ें। हम पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति, तो प्री में क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसका निर्वाचन का तरीका, सारी चीजें। आप मीन्स में पढ़ लोगे तो राष्ट्रपति के संदर्भ में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आप कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसको इंटीग्रेटेड, एकीकृत होकर पढ़ लो, तो आपकी तैयारी सही दिशा में होगी और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो देखो, ये हमने सामान्य कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें। बाकी जहां तक सिलेबस की बात है, तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस ही बहुत विस्तृत है, और उसको हम यदि समझना चाहेंगे तो उसके लिए फिर अलग से उस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही।